हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सुरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यूज सिंप्लीफाइड। एंड आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिसके तहत जो नीट का एग्जाम होगा, जिसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, बीडीएस बन सकते हैं, तो वो एग्जाम अब तमिलनाडु वालों के लिए देना अनिवार्य नहीं होगा, ऐसा ये बिल कहता है। डायरेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th यू कैन बी प्रमोटेड टू द एमबीबीएस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बिल क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे सबसे पहले, और फिर बात करेंगे हम शेड्यूल 7 की, जिसमें आपके लिस्ट सिस्टम है, यानी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं स्टेट की एंड सेंटर की, वो कैसे डिवाइड की गई है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट सिस्टम हम देखेंगे। प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सच लॉ, तमिलनाडु ने लॉ तो बना दिया, लेकिन क्या वो टिक पाएगा, मतलब क्या वो कंकरेंट लिस्ट का मैटर होने के कारण क्या वो पार्लियामेंट के सामने टिक पाएगा, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं और क्या रास्ता है तमिलनाडु के पास अगर ये सच में बिल को लाना ही है तो। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन के साथ, एंड करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कीजिए। इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ इन अ सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। ये आपको पता लगाना है, जब भी कंकरेंट का कोई मैटर होगा तो वहां पे सेंटर एंड स्टेट दोनों आपको पता होगा लॉ बना सकते हैं। तो किसका, अगर मान लीजिए दोनों में टकराव है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सेकंड है, इफ लोकसभा डिक्लेयर्स दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट देन पार्लियामेंट कैन मेक द लॉस इन द स्टेट लिस्ट। तो क्या ये सही है दोनों का, आप आंसर दीजिए। थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है नीट, जिसके बाद आपको एडमिशन मिलता है इन एमबीबीएस एंड इन बीडीएस, ठीक है, तो वो टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी तमिलनाडु में, ऐसा ये बिल कहता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें एक कमीशन बिठाया गया था, दैट कमीशन आप ध्यान रखना AK रंजन कमीशन था। उसने कहा कि दिस प्रोविजन ऑफ नीट एग्जाम इज वेरी मच डिस्क्रिमिनेटरी। क्यों है डिस्क्रिमिनेटरी, बिकॉज इट इग्नोर्स द सोशल रियलिटीज ऑफ तमिलनाडु। मतलब वहां के जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं दे आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम तमिल मीडियम, है ना, तमिल लैंग्वेज है उनकी, एंड ये जो एग्जाम है दैट प्रमोट्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम जो लेते हैं, उन स्टूडेंट्स को ज्यादा ये बेनिफिशियल है। तो दैट इग्नोर्स द सोशल रियलिटीज ऑफ द तमिलनाडु, द फर्स्ट थिंग इज। तो इन्होंने यही रीजन दिया है कि टू एंश्योर सोशल जस्टिस, मतलब वो जो डाउन ट्रोडन उनका सोसाइटी का पार्ट है, जो हिंदी जो तमिल मीडियम स्कूल से पढ़ के आता है, जो गरीब हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक तरह से जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, ऐसा कह रहा है तमिलनाडु। इसके साथ ही इसने कहा है कि फेयर एंड इक्विटेबल नहीं है, मैंने आपको बताया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज्यादा बेटर है, एंड बहुत सारे जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड विदाउट कोचिंग ये वाला एग्जाम क्रैक करना, ऐसा कह रहा है तमिलनाडु की, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके बाद वो कह रहा है कि बिकॉज हमारे अगर ये जो बच्चे हैं तमिल मीडियम से, अगर इनको डॉक्टर बनने का मौका नहीं मिला तो हमारी जो फाइनली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां पे काम करने के लिए हमारे पास इन फ्यूचर डॉक्टर नहीं रहेंगे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो तमिलनाडु ने हाईलाइट की हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वी आर कमिंग अप विद आवर ओन लॉ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एजुकेशन वगैरह ये जो मैटर है कंकरेंट लिस्ट में। तो पहले हम समझते हैं लिस्ट सिस्टम क्या होता है। तो इंडिया आपको पता होगा एक फेडरेशन है, फेडरेशन मतलब क्लियर कट डिवीजन ऑफ द पावर्स। तो जो डिवीजन ऑफ पावर्स है उसको हम 3 सेगमेंट में देखते हैं जनरली। वन इज लेजिस्लेटिव पावर्स, द सेकंड इज एग्जीक्यूटिव पावर्स, एंड देन फाइनली जुडिशियल पावर्स। हम इन तीनों में देखते हैं। अब हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर्स की, तो कुछ हमने सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए, मतलब हमने लिस्ट बना दी ऑन दीज पर्टिकुलर लिस्ट और इन ऑन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इट इज द यूनियन विच शुड मेक द लॉ। तो उनको हमने बोला यूनियन लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर होंगे दे वुड बी ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, नंबर 1। नंबर 2, आपको नेशनली यूनिफॉर्मिटी चाहिए, मींस यूनिफॉर्मिटी इज वेरी मच एसेंशियल इन दीज टॉपिक्स और इन दीज सब्जेक्ट्स, तो वो हमेशा हम यूनियन लिस्ट में डाल देंगे, राइट। और उस पे जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, सेंटर, ठीक है, या फिर यूं कहें पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगी ऑन दीज मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट, ठीक है। अर्लियर ओरिजिनली 97 थे, बट नाउ दे आर 100, ठीक है। 100 ऐसे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं जिसपे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी या सेंटर लॉ बनाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। तो स्टेट लिस्ट में वो सब मैटर है, एंड दीज आर द मैटर्स ऑफ लोकल इंपोर्टेंस, ठीक है, रीजनल इंपोर्टेंस, और वी कैन से कि जो लोकल रियलिटीज होती हैं उनके हिसाब से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ओरिजिनली ये 66 थे, बट ये अभी 61 मैटर्स हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है।
राइट। तो ध्यान रखना इसमें नेशनल यूनिफॉर्मिटी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, बट वहां पे रीजनल जो नीड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट को ये पावर दी गई है। तो क्या अगर हम चाहें, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पार्लियामेंट जो है इस मुद्दे में इन इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है? यस, देयर आर सर्टेन केसेस, जैसे वहां पे राज्यसभा के पास पावर है, अगर कोई भी मैटर उसको लगता है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है तो उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 2/3 मेजोरिटी से उसे पास कराना होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इस मुद्दे में कर सकते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ हैं, जैसे स्टेट खुद रिक्वेस्ट करें तो उस केस में भी बना सकता है। तो स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट जो है वो बना सकती है, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं, बट यस आपको ध्यान रखना है कि बना सकती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 61 है। इट क्लियरली शोज जो हमारा फेडरेशन सिस्टम है उसमें सेंटर जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं हमारा जो कई बार यूनिटरी हो जाता है सिस्टम फेडरल की बजाय, ठीक है। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर है सेंटर के पास। इसके बाद एक है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो है इसमें ऐसे मैटर हैं जिसमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी प्लस स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो भी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे नेशनल यूनिफॉर्मिटी इज रिक्वायर्ड बट इट इज नॉट एसेंशियल, मतलब इतना जरूरी नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। एंड ओरिजिनली वहां पे 47 थे जो सब्जेक्ट्स थे, 52 सब्जेक्ट्स हैं अभी, यानी ये बढ़ गए हैं। और एक याद रखना आप, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से यहाँ पे 5 मैटर डाले गए थे। वन वाज एजुकेशन, देन आपका फॉरेस्ट, देन वाइल्ड लाइफ बर्ड्स एंड स्पीसीज प्रोटेक्शन, देन वेट एंड मेजर्स, एंड देन फाइनली कोर्ट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर। बट ये कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट नहीं है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड। तो ये सारे जो हैं पहले यहाँ पे थे स्टेट लिस्ट में, इनको यहाँ ला दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना। सो ये है लिस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या है, वी हैव सेपरेट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सेंटर के लिए अलग है, स्टेट के लिए अलग है, और यहाँ पे दोनों बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है शेड्यूल 7 में मेंशन्ड है, आप याद रखना, आर्टिकल 246 में ये सारा लिस्ट सिस्टम है। और इससे पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, वहां पे क्या होता था, ऐसा ही सिस्टम था, स्टेट एंड सेंटर की पावर डिवाइडेड थी। और जो बाकी इश्यूज बच जाते थे, जैसे जो भी रेजिड्यूरी इश्यूज हैं या फिर रेजिड्यूअल जो पावर्स हैं, वो वहां पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी हुई थी। और यहां पे ध्यान रखना, इन सारी लिस्ट के बाद अगर कोई पावर, कोई सब्जेक्ट बच जाता है तो वो पावर पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। जो रेजिडुअल पावर्स हैं दे आर नाउ विद पार्लियामेंट। अर्लियर विद दैट एक्ट ऑफ 1935 दीज वर विद द जीजीआई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये तब पावर हुआ करती थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद हमने यहां देखा कि कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही लॉ बना सकते हैं। अब जो एजुकेशन है, ये खास करके नीट का जो एग्जाम है, इसके ऊपर क्या तमिलनाडु अपना एक्ट बना सकता है? यस, वो बना सकता है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, वो आप समझते हैं, हम लोग समझते हैं। जब भी आपको इसमें एक्ट बनाना हो तो बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, बट उसको प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिलना बहुत जरूरी है। अगर पार्लियामेंट का यहाँ पे एक्ट बना हुआ है लेकिन स्टेट चाहता है कि वो एक्ट मुझे नहीं इंप्लीमेंट करना मेरे स्टेट में, तो उसे खुद का एक्ट वो बना सकते हैं, बट उसमें प्रेसिडेंट की एक्सेंट लेनी जरूरी है। अगर प्रेसिडेंट एक्सेंट दे देता है तो स्टेट्स का जो लॉ है दैट विल प्रिवेल हियर, ठीक है, ध्यान रखना। बट अगेन आप ध्यान रखिए कि जो सेंटर है या फिर यूं कहें जो पार्लियामेंट है, वापस से उसके ऊपर अगर लॉ बना लिया, मतलब ये स्टेट ने नया लॉ बनाया, इसके बाद अगर पार्लियामेंट ने वापस लॉ बना दिया, तो अगेन आपको पता है कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का लॉ। मतलब वापस इसको हम सप्रेस कर सकते हैं, चाहे स्टेट जो है प्रेसिडेंट की एक्सेंट भी ले ले, राइट। सो दिस इज द मेथड ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कैसे उसमें लॉ बनता है। तो ध्यान रखना, बोथ कैन मेक द लॉ बट पार्लियामेंट जो है वो प्रिवेल करती है। इन ऑर्डर टू मेक द लॉ इन कंकरेंट लिस्ट, स्टेट को प्रेसिडेंट की एक्सेंट लेनी पड़ती है, एंड विद दिस एक्सेंट ऑल्सो पार्लियामेंट कैन डोमिनेट हियर अगेन बाय पासिंग द बिल वंस अगेन, मतलब वापस से अगर उन्होंने पास कर दिया तो वापस से पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। सो दिस इज द प्रोसीजर। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो तमिलनाडु का ये लॉ है, क्या ये पास हो पाएगा? हो पाएगा, अगर प्रेसिडेंट परमिशन दे दे तो, जो बहुत ही रेयर लग रहा है कि ऐसा होगा। बट अगर दे भी देते हैं तो पार्लियामेंट अगर वापस से लॉ बना देगी तो फिर वो नलीफाई हो जाएगा तमिलनाडु का एक्ट, राइट। सो दिस इज द मेथड। अब आपको लग रहा होगा फिर मेथड बचता क्या है भाई, ये नहीं कर सकते लीगल मेथड से। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 131, इसमें सेंटर और जो स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आप आराम से ले जा सकते हैं। तो एक ही मेथड बचता है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहां पे इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए, राइट। सो दिस इज द ओनली वे आउट जिसमें तमिलनाडु जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लिस्ट सिस्टम क्या है,
कैसे ये काम करता है, कैसे उसमें स्टेट लॉ बना सकता है, और लॉ बनाने के बाद भी पार्लियामेंट कैसे उसके ऊपर डोमिनेंट हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन सेज अगर कंफ्लिक्ट होगा तो वो कह रहा है कि सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। हमने देख लिया, यस, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। स्टेटमेंट 1 इज राइट। The second says लोक सभा declares that it is necessary in the national interest। कोई भी स्टेट का मैटर है, अगर वो नेशनली इंपोर्टेंट हो गया, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो फिर पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है। ये ध्यान रखना, ये लोकसभा नहीं था, ये कौन था? राज्यसभा था। इट मींस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ये बाकी सारा स्टेटमेंट सही है, बट ये लोकसभा जो है, लोकसभा नहीं, यहाँ पे राज्यसभा होगी। तो राज्यसभा अगर ऐसा देखती है कोई भी नेशनल इंटरेस्ट में है मैटर, तो वहां पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, राइट। सो दिस इज सेकंड इज रॉन्ग, तो ओनली वन इज करेक्ट, वन ए इज द आंसर, राइट। ओके, सो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं। आप हमसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, और इसे शेयर एंड लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.